दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वो ही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, काफी सारी डेफिनेशंस को हमने देखा था। उसके बाद हमने इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में देखा था, जिसमें से हमने क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस को सबसे पहले देखना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ सॉल्ट्स को लिया था और वो ऐसे सॉल्ट्स थे जो कि हमारे पास हमने देखा था कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाए और आसानी से उसको हम देख सकते थे कि कैटायन जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा किसकी ओर मूव करेगा, टुवार्ड्स द नेगेटिव प्लेट की ओर, और एनायन जो होता है मूव करता था एनायन पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इस तरीके से हम एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन करा के दिखाते थे। पर जब मैंने दूसरा केस लिया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन, तो वहां पे कल मैंने सोडियम ब्रोमाइड का केस लेके आपको बताया था कि अब यहाँ एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड होता है उसके साथ साथ उसमें सॉल्यूशन सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है, तो वाटर भी डिसोसिएट होता है H+ और OH माइन में। तो H+ और OH माइनस दो आयन वहां हो गए, और कॉपर सल्फेट वगैरह कोई भी हमने कंपाउंड लिया तो उसके पास दो आयन हो गए। तो इसमें कौन पहले डिसोसिएट होगा, कौन पहले डिस्चार्ज होगा, ये चीज हमें देखना था डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे। तो उसमें मैंने एक सोडियम ब्रोमाइड का एग्जांपल लेने से पहले आपको एक नजर में कुछ पॉइंट लिखाए थे। इफ टू और मोर देन टू कैटायंस आर प्रेजेंट देन द कैटायन हैविंग मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एट। अब कैटायन है तो ऑब्वियसली कैथोड पे होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज पहले होगा कैथोड पे। फिर मैंने बोला था इफ टू और मोर देन टू एनायंस आर प्रेजेंट देन एनायन हैविंग मोर SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एट एनोड। एनोड पर एनायन और कैटायन कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। देखना होता है हमें SRP और SOP की मैक्सिमम वैल्यू को। तो आज हम लोग एक नए केस के साथ, कल मैंने एक केस पढ़ लिया था सोडियम ब्रोमाइड का, जहां पे हमने कोई भी इलेक्ट्रोड को यूज नहीं कराया था, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड को लेके चले थे हम लोग वहां पे इनर्ट रूप में। अब यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को यूज करके हम लोग आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। कल हमने वहां पे नॉर्मली एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम ब्रोमाइड लिया था। आज हम लोग सेकंड केस पढ़ेंगे। देखें केस सेकंड क्या है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखें यहां पे पहले तो इस बात का मतलब समझ लें कि भैया यहाँ पे जो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में क्या होगा, वाटर होगा, कॉपर सल्फेट है, तो इसका मतलब है कॉपर सल्फेट अलोंग विद वाटर। अब आप खुद ही देख रहे हैं कॉपर सल्फेट किसमें डिसोसिएट होता है, Cu2+ और SO4 में। अब आप देखें यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, जब हम लोग इलेक्ट्रोड पे बात करेंगे एट एनोड, तो आप मेरे को बताएं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है तो इस पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन सबसे पहले किसका देखेंगे, कंपाउंड का, सल्फेट है SO4 समझना यहाँ पे। अब सल्फेट एनोड पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होके क्या देगा, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, पहली बात। अब होगा भी नहीं होगा ये दूसरी बात। तो सबसे पहली बात तो ये इसका नहीं होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सल्फेट है, सल्फेट आयन में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +6, और एक्चुअली सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज होती है वो +2 से +6 होती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है अभी ये, और ऑक्सीडेशन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो हमेशा चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। जब ये पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इससे ज्यादा इंक्रीज वाला कोई इसके पास चार्ज होता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई, ठीक है, क्योंकि इस एलिमेंट्स की क्या है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए। तो पहले से ही मैक्सिमम में, तो इंक्रीज होने का कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा ना कर देना सर तो रिडक्शन करा दो, भाई एनायन है तो हमेशा ही कहां पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर, और पॉजिटिव प्लेट कौन होती है, एनोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब बात आई वाटर में भी H OH है, तो एनोड पर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और कैथोड पर हम रिडक्शन कराते हैं। कल भी हमने केस में बताया था, वो हमेशा रिएक्शन ध्यान रखें। अब वाटर की बात आई तो वाटर को जब हम लोग ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ऑक्सीडाइज कराने पर क्या होगा, O2 यहां से रिलीज होगी। अब O2 अगर रिलीज होगी तो 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए तो ये 4 H आयन देंगे। अब यहां पे देखेंगे 4+
का चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए, 4 - 4 प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, न्यूट्रल हो गया इसकी तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी SOP यहाँ पे कितना होता था, कल मैंने आपको बताया था जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है उस केस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का 1.23 वोल्ट होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड एक नेगेटिव प्लेट, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन ऑलवेज अगर सेट द कैथोड, तो कैथोड पर देखेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट पर कौन डिस्चार्ज होगा, जाके Cu2+। अब यहाँ पे देखें Cu2+, अगर ये डिस्चार्ज होके Cu मेटल देगा एक्वस से, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने डोनेट किए थे इसको वापस करने पड़ेंगे, बैलेंस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे वाटर को अगर मैं रिड्यूस कराऊंगा H2O को, तो जब ऑक्सीडाइज कराते थे तो O2 रिलीज होता था, जब हम रिड्यूस कराएंगे तो H2 रिलीज होता है यहाँ से। अब H2 के साथ जब H2 आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब OH आप देखें यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ ये बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने दिख रहे हैं अपने को, केवल और केवल 2 हाइड्रोजन। तो क्या करें, इसका क्या है, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 4 हाइड्रोजन, और 4 करने के लिए 2 यहाँ कर दिए, 2 हाइड्रोजन और तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गई। अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पे 1 OH पे 1 माइनस है तो 2 पे 2 माइनस हो गए, यहाँ पे 2 माइनस है, इसका मतलब इधर 2 नेगेटिव करने के लिए मैंने यहाँ पे 2, सीधी बात गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है रिडक्शन में। ठीक, अब यहाँ पे जो इसकी SRP की वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस का 0.34 होती है। कितनी होती है, 0.34। ठीक है, इतना बोल। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाटर के रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो आपको कल भी मैंने बताया था कितना होता है, माइनस का 0.83 वोल्ट। आपको ये लर्न नहीं करना, मैंने कहा था जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाएगी तो आपको खुद ही पता होगा किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, वहाँ से केवल इसी के साथ आप टिक भी लगा सकते हैं। तो पहली वैल्यू में तो इसका तो केस ही खत्म होगा, तो वैल्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, एनोड पर कौन डिस्चार्ज होगा, वाटर, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट का तो किस्सा ही खत्म हो गया। अब इनमें दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, तो पहले कौन होगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जहां ज्यादा होगी तो पॉजिटिव वैल्यू, जब नेगेटिव होती तो देखते हैं जो नेगेटिव में छोटी होगी वो बड़ी वैल्यू मानी जाती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में सीधा जिसकी जो प्लस में वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये नेट रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो नेट रिएक्शन, यहाँ पे नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या आने वाला है आप बता दें। नेट रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ से क्या आएगा, आप देखें 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक तो ये रिएक्शन करनी है और एक रिएक्शन करनी है, इनको ऐड कराना हमें। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को पहले ही पता चल गया कि जो ये रिएक्शन इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ देंगे तो 2 का जब 2 में मल्टीप्लाई हो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा अपने पास 2H2O प्लस, इसके लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा 2Cu2 प्लस, यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 4H प्लस प्लस का O2, ये इवॉल्व हो चुका है। इसके राइट साइड पे क्या बचा प्लस 2Cu, ये सॉलिड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब आपके पास ये चीज आई, यहाँ से आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ से आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं, तो मेरे को बताइए। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, पहली बात तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो बेटा इसका अक्सर क्यों इसको लिया, तो ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, जो भी आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन विल नॉट बी पार्टिसिपेट या विल नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। इस चीज को आप ध्यान दें। अब यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, उस कंक्लूजन को बताएं आप मेरे साथ जल्दी से। इसी का खेल होता है कंपटीशन में बहुत बार इन चीजों को पूछा जाता है, आप जल्दी से बताएं। सबसे पहले यहां से आप देखेंगे तो Cu2+, यहां से ये क्या हो रहा है, ये डिसअपीयर होगा। जितना ये डिसअपीयर होगा उसी वजह से कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो ये डिसअपीयर का मतलब खर्च होना, और ये यहाँ पे बन रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है कॉपर, और कॉपर आयन क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो लेफ्ट साइड है वो सभी डिसअपीयर होते हैं, तो सीधी सी बात है Cu2+ की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, ये डिसअपीयर खर्च हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। और यहाँ पे H
कि कंसंट्रेशन कैसी हो रही, ये एपियर हो रहा, प्रोडक्ट साइड है तो ये इंक्रीज होगा, और H प्लस अगर बढ़ रहा है तो पीएच क्या कहता है, माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ लॉग H, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर H बढ़ेगा तो निगेटिव लॉगरिथम होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ना ये कम होगा पीएच ओवरऑल, तो पीएच कैसा होगा, घटेगा। और पीएच अगर घटा, अगर पीएच घटा तो सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। ठीक है, क्यों सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक का मतलब पीएच लेस देन किससे होगा, 7 से। कल हमने एक केस बेसिक वाला भी बताया था। और यहां पे ध्यान रखना, अब ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट हो रहे हैं, एच आयन, और सॉल्यूशन में अगर एच आयन मिलते हैं, ये भी पता कैसे चलेगा सर, 7 से ही लेस होगा, पर हमने इस तरीके से देख लिया कि यहाँ पे एच आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एच आयन अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होते तो एसिडिक की प्रेजेंट बताता है, एसिडिक प्रेजेंस है वहां पे, तो एसिडिक सोल्यूशन होगा यहाँ पे। अब इसके साथ साथ और क्या बता सकते हैं, O2 गैस इज इवॉल्व्ड अब कहां हो रहा, एट किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा O2, तो आप देख लें O2 के यहां पे हो रहा एनोड पे, एट एनोड। और इसके साथ साथ हम क्या बता सकते हैं, बताइए, O2 अगर यहां पे, और यहां पे एक मेटल डिपॉजिट हो रहा है, ये भी पूछ सकता, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट। अब कॉपर कहां डिपॉजिट हो रहा है, ये वाली रिएक्शन में देखो, Cu एट कैथोड, तो ये चीजें हमसे पूछ सकता है। और यहां पे भी एक टेक्निक ट्रिक देख लो, क्या, यहां पे भी एक टेक्निक ट्रिक देख लो, क्या देख सकते हैं हम यहां पे, कि अगर हमारे पास CuSO4 है, CuSO4 का मतलब है Cu पे 2+ और SO4 पे 2-, और एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब, एक्वस का मतलब होता है वहां पे सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, तो यहां पे एक H+ होगा और एक OH- होगा। तो यहां से हमें पता है कि कॉपर आयन जितना डिसअपीयर होगा उतना ही कॉपर डिपॉजिटेड होगा, और जितना OH से यहां पे हमें क्या मिला, O2 इवॉल्व हो रही है, OH की वजह से O2, क्योंकि इसमें O प्रेजेंट है। और हमें पता है अब यहां पे अगर यहां से ये डिपॉजिट कॉपर निकल गया, इसकी वजह से यहां O2 निकल गया, बकाया रहा कौन अपने पास, तो अपने पास ये चीज बची है। अब यहाँ 2- यहाँ 2+ करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां से आपको दिख रहा है कौन सा बाई प्रोडक्ट, यहां से कौन सा मिल रहा है आपको, खुद ही नजर आ रहा है। बाई प्रोडक्ट अगर कोई पूछे कौन सा है, तो H2SO4, 2H आयन पे 2+ होंगे, तभी मैंने 2 लगाया, और 2- है तो H2SO4, और H2SO4 कैसा होता है, एसिड, तो इस वजह से सॉल्यूशन कैसा था, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, चलिए मैं रफ कर रहा हूं। ये काफी बेहतरीन केस है, इसलिए मुझे सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ा। ठीक है, और एनसीईआरटी मैंने कहा था आपको बुक में लास्ट के क्वेश्चंस में कुछ पार्ट दिए गए हैं, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। देखें अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस, केस 3। अब यहां पे हम लोग हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इससे पहले हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड था, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यहां पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि दिस विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। अब तो और उसमें चीजें आने वाली क्या, कि देखें, इसको समझें। एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, कॉपर सल्फेट अलोंग विद वाटर। ठीक है, अब बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड भी है, और जो कि एक्टिव है, इसका मतलब ये भी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। इसको तोड़ोगे आप, तो यहाँ पे Cu2+ SO4 2-, उसके साथ साथ
कॉपर इलेक्ट्रोड और उसके साथ साथ वाटर। अब इतनी चीजें आपको डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी और पहले कौन होगा ये देखना पड़ेगा, तो अब थोड़ा क्रिटिकल हो गया। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्रिटिकल कुछ नहीं होता है, ठीक है। एट एनोड, अगर मैं एनोड पे बात करूं तो सीधी सी बात, एनोड कैसी होती है, पॉजिटिव प्लेट होगी यार, ये सब चीजें आप समझ चुके हो। अगर एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो नेगेटिव वाले एनायन को देखेंगे इस पे माइनस होगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा प्लस लग गया था, अब कुछ बच्चे इसी को देखेंगे और कमेंट में देखेंगे सर वहाँ सल्फेट पे +2 हो गया था, ये मेरा डाउट है। यार डाउट नहीं है, वो गलती से लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को जो अंडरस्टैंड वाली होती है उनको खुद भी सही कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सल्फेट आयन है, अब SO4 में आयन को माइनस वाले को क्यों लेके चला, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे वो डिस्चार्ज होगा। तो सबसे पहले देखें क्या होगा कि नहीं होगा, तो इस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए नहीं होगा। अभी मैंने पिछले केस में भी बताया था। बस यहाँ पे अंतर, मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड को लिया, यहाँ वहां पे मैंने प्लेटिनम को लिया, तो क्या अंतर आने वाला, वो बहुत बड़ा अंतर आएगा। देखो क्या, अब मैं क्या करूंगा कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो सिंपल चीज है, कॉपर को जब मैं लेके चलूंगा तो कॉपर से क्या मिलेगा, कॉपर 2+, क्यों ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फ्री स्टेट में तो 0 से +2 आ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड प्लस में है, तो इसका मतलब इधर से ये क्या किए गए, रिमूव किए गए, तभी ये +2 इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे वाटर को लेके चलेंगे, तो वाटर को जब हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बच्चा आप समझ चुका होगा कि यहाँ पे O2 अपना निकलता है, तो यहाँ पे 2 लेके चलना पड़ता है, 4H आयन होते हैं और 4H आयन को बैलेंस करने के 4 इलेक्ट्रॉन लेके चलने पड़ते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज, पहले मैंने सल्फेट को लिया, कॉपर को लिया, वाटर को लिया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसके केस में मुझे SOP लिखने की जरूरत नहीं है, इसके केस में मैं SOP लिखूंगा और इसके केस में मैं SOP लिखूंगा। वाटर के केस में आप हमेशा के लिए ध्यान कर लें, हमेशा आपको पता होता है -1.2 वोल्ट ऑक्सीडेशन के केस में और रिडक्शन के केस में -0.83, ठीक है। और SOP कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन देखेंगे तो ये -0.34 वोल्ट होता है। कितना होता है, -0.34 वोल्ट। अब आप मेरे को बताएं कि इन दोनों में ये है। अब मैं बात करूं एट कैथोड की, तो कैथोड पे बोलो, कैथोड पर क्या होने वाला है, तो कैथोड पे अब क्या लेंगे, कैथोड एक नेगेटिव प्लेट है, सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, कैटायन को, तो Cu2+। अब Cu2+ का अगर रिडक्शन करेंगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस देने पड़ेंगे और ये फिर से तब्दील हो जाएगा किसमें, Cu मेटल में, ठीक है, डिपॉजिट हो गया जाके। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास क्या है, कॉपर मैंने ले लिया, ठीक है। कॉपर के साथ साथ मैं क्या लेके चल सकता हूँ, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज हमने कर लिया, और यहाँ पे वाटर भी है, तो वाटर यहाँ पे मैंने कॉपर को लिया था, ये देखो ये कॉपर को लिया था, यहाँ पे मैंने कॉपर 2+ रिड्यूस हुआ और कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, दोनों यूज हो गए हमारे पास। सल्फेट भी यूज हो गया, अब वाटर इसमें भी यूज होगा, ऑक्सीडाइज भी हो चुका, रिड्यूस भी करा दो। तो H2O को अगर रिडक्शन कराते हैं तो आपको पता है H2O जब रिडक्शन होता है तो H2 के साथ साथ यहाँ पे हमें OH- आयन प्राप्त होते हैं, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते थे, यहाँ 2 लगाते थे, ये बैलेंस हो जाएगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस के माइनस के 2 पहले से तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इधर भी 2 नेगेटिव, इधर भी 2 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। अब मुझे बात करनी इनकी SRP वैल्यू की, तो यहाँ पे SRP वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे SRP वैल्यू क्या होगी। तो इसके केस में तो अभी बहुत बार हम लोग लिख के आए हैं, क्या होती है, -0.83 वोल्ट, और इसके केस में 0.34 वोल्ट होती है। सर ऐसे कैसे, ऐसे तो बड़ा आसान है, देखो इनका हम हमेशा यूज कर रहे थे, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन के टाइम पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का है, तो इसके केस में कैसा होगा, ये वैल्यू हमने रिएक्शन रिवर्स तो करा दी, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, इनकी वैल्यू कैसी हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का प्लस हो गया। अब मुझे पहचानना कौन फर्स्ट होगा, तो एनोड पे देखते हैं कौन सा एनायन फर्स्ट डिस्चार्ज हुआ होगा, तो जिसकी SOP की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो SOP की वैल्यू किसकी ज्यादा, ये -0.34 है, ये -1.23 है। अब माइनस में जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी वैल्यू मानी जाती है, तो ये इसमें पहले होगा। इसमें देखते हैं, इन दोनों पॉजिटिव वाला सीधा सीधा दिख रहा है, तो नेट जो आपकी रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो बनेगी वो अपने पास क्या बनने वाली है, आप मेरे को बताएं जल्दी से। इन दोनों रिएक्शन को चेक करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट पे कॉपर है, यहाँ पे लेफ्ट पे कॉपर आयन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट पे कॉपर आयन है, और यहाँ पे राइट पे कॉपर है। ये क्या सर, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, ये तो हो गई रिएक्शन। यहां ऐसी गलती मत करना, यही केस समझाने के लिए मैंने इसको लिया था।
ठीक है ना। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड की वजह से देखो क्या मिल रहा, जो लेफ्ट पे वही राइट पे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में जो सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन पूछा गया था कंपटीशन में, पूछा गया था कंसंट्रेशन बताओ कि Cu2+ की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखो यहां भी है, जितना आपका एक्वा सोल्यूशन जो कॉपर आयन है जितना वो डिसअपीयर हुआ उतना ही अपीयर हुआ, तो इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन कांस्टेंट। यहां से क्या मतलब आया, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ऐसा कहां पे यूज होता है ये चीजें, तो जब आप हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी में, ये मेटलर्जी का पार्ट है एक्चुअली। तो मेटलर्जी में जब आप पढ़ेंगे कि प्यूरिफिकेशन जब करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो देखें जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे मतलब क्या है, यहां से देखें, दिस रिएक्शन या दिस इज यूज्ड फॉर, या सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर को प्यूरिफाई अब वहां करते कैसे हैं, एक बार जल्दी से देख लें, फिर मेटलर्जी में भी हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मैंने ये कंटेनर लिया, समझना मेरी बात को, और यहां पे मैंने एक क्या लिया, एक प्योर कॉपर रॉड ली, और यहां पे मैंने एक इम्प्योर कॉपर रॉड ली। इम्प्योर कॉपर रॉड है, ठीक है, आपको साइज से ही दिख रहा होगा। ये भी कॉपर रॉड है। ये कैसी है, इम्प्योर। ये कैसी है, प्योर। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे अब वही चीज़ है कि यहाँ पे इन वायर को क्या किया जाएगा, आपको पता है, ये बैटरी या सोर्स से आप कनेक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, जरूरी नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, आप इधर उधर भी कर सकते हैं। अब नेगेटिव इधर है तो ऑब्वियसली ये कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, नेगेटिव, और एनोड। अब ऐसा ना कहना कि सर पहले आपने एनोड इधर बनाया था, कैथोड इधर बनाया था, वो टर्मिनल जैसे लगा दो वैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें रट्टा थोड़ी मारना कुछ भी। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, यहाँ एक्वा सोल्यूशन भी, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी भरा हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आपका यूज किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन किसका है, CuSO4 का। तो ऑब्वियसली इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे अपने पास Cu2+ आयन प्रेजेंट होंगे, सीधी सी बात है। तो मेरे को यहाँ पे क्या बताना है, आप खुद दिमाग लगाइए। जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, तो प्रोवाइड करवाने पे होगा क्या, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो कॉपर है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपर जो यहाँ पे ये है, जो एनोड पर, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा, ये कॉपर किस में जाएगा, कॉपर आयन में। Cu से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ये डोनेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर पहुंचना स्टार्ट करेंगे। तो जो ये कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज होता जाएगा, और Cu से किस में कन्वर्ट होता जाएगा, Cu2+ में। और Cu2+ जो है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो अभी थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हुआ, पर सर अभी तो आप कह रहे थे कि कांस्टेंट रहता। अब होगा क्या, उसी टाइम साइमल्टेनियसली एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त होगा यूं कि जो ये लगातार अमाउंट है वो धीमे धीमे, जितना ये डिसअपीयर हो रहा है या जितना ये अपीयर होता जा रहा है, कॉपर डिसअपीयर होकर कॉपर आयन बना रहा, उतना ही टाइम के साथ साइमल्टेनियसली क्या होगा, कॉपर आयन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ते जाएंगे तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। मतलब कॉपर आयन यहाँ पे कैथोड पर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, मतलब कॉपर आयन से फिर से कॉपर बदलता जाएगा। तो यहाँ का साइज धीमे 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 कम होता जाएगा, और ये वाली रॉड आपकी बढ़ती जाएगी। मतलब इम्प्योर कॉपर कम होता जाएगा और प्योर कॉपर बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, मास ऑफ इम्प्योर कॉपर रॉड कैसा होगा, डिक्रीज, एंड मास ऑफ साइमल्टेनियसली प्योर कॉपर रॉड इंक्रीजेस। इस चीज को समझ गए। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये इम्प्योर कॉपर रॉड कॉपर आयन में जाएगा, और कॉपर आयन साइमल्टेनियसली उसी वक्त कॉपर में कन्वर्ट होता जाएगा, तो कॉपर का मास इंक्रीज होता जाएगा और कॉपर का, इम्प्योर कॉपर डिक्रीज होता जाएगा मास में। तो जितना ये इधर बढ़ेगा उतना इधर ये
खर्च हो जाएगा, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर कन्वर्ट होगा, ये इधर जाएगा, साइमल्टेनियसली होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये तो कंसंट्रेशन इसकी तो कैसी रही, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। यही मैं समझाना चाह रहा था। और एक चीज ध्यान रखना कि इम्प्योर क्यों है, ये जो इम्प्योरिटी है इसकी ना वो नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, यहाँ पे इसकी इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। ये मेरे पास क्या है, इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे इम्प्योरिटी कलेक्ट होती है, इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर। और इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर का मतलब क्या, इम्प्योर कॉपर में जो होता है, इसी इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर को हम लोग कहते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। ये भी पूछा जा चुका है कंपटीशन में। जो इम्प्योरिटी यहाँ कलेक्ट होती है, सेटल डाउन हो जाती है कंटेनर में, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। और इसमें किस चीज की इम्प्योरिटीज होती है, ये किस चीज की इम्प्योरिटीज होती है, इन चीजों को अलग कर लें, इन पॉइंटों को। इसमें एनोड मड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो किसकी होती है, सिल्वर और गोल्ड की, जिनको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे, लीचिंग वगैरह पढ़ाएंगे जब मेटलर्जी में, तब आपको बताएंगे। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से, बहुत प्यारा केस था इसमें। ठीक है, चलो मैं रफ कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना यार, कैंसिल आउट मत कर देना, जितना ये डिसअपियर होगा उतना अपीयर होता, कांस्टेंट होता, बाद बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया था, इससे पहले नॉन एक्टिव लिया था। ठीक है, एक केस लास्ट और देख लें। पढ़ाई यार करते रहो थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपका फ्यूचर अब आपके हाथों में है मेरे भाई। हम लोग अब देखेंगे केस नंबर 4। तो केस 4 देखें। फोर्थ केस क्या है अपने पास कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन। सर ये तो करा चुके हैं, NaBr कराया था, ध्यान है। तो वैसे ही सर NaCl हो जाएगा, पर मैंने वहां पे इलेक्ट्रोड की बारे में बात नहीं की थी। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। केस है तो थोड़ा सा डिफर तो होगा ही। एक्वस NaCl सॉल्यूशन बाय यूजिंग, मैं यूज कर ले रहा हूँ Hg इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको देखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग Hg। समझ लें सब करना वही उसी तरीके से है, कुछ डिफर होता ही नहीं। Hg कैसा होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब मैं बता चुका हूं, दे विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। पॉसिबल रिएक्शंस आर, पॉसिबल रिएक्शंस एट, या ऐसे देखो NaCl है तो अपने को ये तो पता है एक्वा सोल्यूशन NaCl है तो Na+ होगा, Cl- होगा, और एक्वस है तो वाटर होगा, और Hg भी है यहाँ पे। तो इतनी चीज़ों को देख के चलना है। तो पॉसिबल रिएक्शंस एट, मैं पहले बात कर ले रहा हूँ। मान लो सपोज करो मैंने एट कैथोड पे बात की, क्योंकि हमेशा आप यही नहीं, कहीं कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रोड आप ऊपर लेके चलते। कैथोड है तो इतना पता है कि नेगेटिव प्लेट होती है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है बस। अब कैथोड नेगेटिव होती तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव कैटायन। अगर एनोड लेके चलते तो आप एनायन को लेके चलते। ये चीज तो आपको रट्टा मारने वाली है नहीं कि हमेशा एनोड ऊपर कैथोड नीचे, कुछ भी लेके चल सकते हैं। ये नेगेटिव प्लेट है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, नेगेटिव प्लेट पर कौन डिपोजिट होगा जाके, सोडियम। तो सोडियम आयन को लिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको इसने डोनेट किया, वापस दिया, और ये सोडियम क्या बना लिया, मेटल। ये कैसा, एक्वस। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसका जो SRP वैल्यू होती है वो माइनस का 2.71 वोल्ट होती है। कितनी होती है, कल मैंने सोडियम ब्रोमाइड में ही बताया था। अब कुछ बच्चों के ऐसे मन में आता है, इसको ऐसे भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा जा सकता है कि मान लो ये चीज़ लिखी है, अब आप क्या कर रहे हैं, Na+ से क्या बना रहे हैं, Na बना रहे हैं। तो ऐसे करके भी वैल्यू दी जा सकती है, यही वैल्यू ऐसे करके भी दी जा सकती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ये है क्या, रिडक्शन ही तो दिखा रहा है, स्टैंडर्ड नोट लगा तो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी हो आपके पास तो आप घबराना नहीं, मैं SRP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे लेक्चर्स में ये सब बता चुका हूँ। अब बात आती है, इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ, क्यों जगह क्यों कवर करूँ फालतू में। तो यहाँ से अब मैं बात करता हूँ दूसरी, वाटर की। तो वाटर का रिडक्शन कराते हैं। अब कुछ के मन में तो ऐसे लर्न कर लेते हैं कि सर पहली वाली वाटर को लेते थे, उसमें O2 रिलीज करते थे और वहाँ पे H आयन दिखाते थे। भैया कैथोड है तो रिडक्शन होगा,
और रिडक्शन के दौरान ये हाइड्रोजन H2 क्या जाता है और यहां पे OH जाते हैं, तो यहाँ पे 2OH माइनस, इस तरीके से 2H और 2OH 2 2 4, हाँ बैलेंस है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 OH हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपने को पता है। इतनी चीजें हम लोग जानते हैं। सॉरी, इधर ही नेगेटिव -2 है तो इधर क्यों होगा, रिडक्शन में तो ये गेन करता है ना। देखो मेरे से भी होने वाली थी गलती, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, 2 माइनस 2 माइनस। अब यहाँ पे जो वाटर के केस की रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो माइनस का 0.83 वोल्ट होती है। सर आप तो माइनस का 1.23 लिखते थे भैया, वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते थे, अभी मैंने कैथोड को ऊपर लिया है। तो लर्न ना करो, रट्टा ना मारो, इसलिए मैं ऊपर नीचे करके आपको बता रहा हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। ये लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और कुछ नहीं है, ठीक। इन चीज़ों को अगर आप सीख गए ना तो बहुत कुछ सीख गए हैं, ठीक है, बहुत कुछ। वो आपको बाद में एहसास होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से देखें एक बार एट एनोड, और कंपटीशन में कुछ अलग नहीं आता। आप सोचेंगे 12th स्टैंडर्ड का हम लोग केमिस्ट्री 12th का हो, उसी से रिलेट जेई होता है, उसी से रिलेट आपकी नीट होती है। और चाहे आप उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद IIT JAM देते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं, IIT JAM में भी आता है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप गेट देते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसमें भी यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। आप नेट देते हैं, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें भी आपका यही आता है। तो ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको छोटे से कॉन्सेप्ट अगर लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप इसको समझेंगे तो इसी क्लास की ये चीज़ कब बड़ी बड़ी क्लास में आपकी जाती जाएंगी। पर आपके बेसिक अगर अच्छे होंगे तो वो आप सेल्फ स्टडी से भी समझ सकते हैं आगे वाली चीज़, पर ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से आप देखें जल्दी से। एनोड पर क्या होगा, अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव चीज जाएगी, और नेगेटिव चीज जाएगी तो इसका ऑक्सीडेशन कराओ Cl-। अब मेरे को बताओ यार, Cl- क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Cl एटम देगा, पर एग्जिस्ट किस में करता है, Cl2 के रूप में। तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन गए तो Cl एटम आपस में कमा होगा, Cl2 क्या बना लेंगे, गैस में, ये इवॉल्व होगी यहाँ से, ठीक है। और ये कैसा है, आयन है तो एक्वस फॉर्म में होगा। अब यहाँ से आप क्या दिखाओगे, वाटर को अब एनोड पर ऑक्सीडाइज करा दो। ऑक्सीडाइज के दौरान हम लोग जानते हैं O2 रिलीज होती है, और यहाँ से O2 रिलीज करने का मतलब 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 या 4, यहाँ 4H आयन आ गए, 4 प्लस के हैं यहाँ पे, और यहाँ ये न्यूट्रल वाटर होता है तो यहाँ 4 नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बैलेंस हो गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, तो वाटर के केस में बच्चा जानता है, आप पहले से यूज कर रहे हैं, माइनस का 1.23 वोल्ट होता है ऑक्सीडेशन के केस में, और Cl- ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, Cl2, तो इस केस में SOP की वैल्यू होती है माइनस का 1.36 वोल्ट। कितना होता है, इन चीजों को आप ध्यान दें। अब मैंने कहा आप जल्दी से ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो यहां पे नेट रिएक्शन क्या आने वाली है बताएंगे, क्या आएगी। सबसे पहले ये देखना है कौन सा, यहां पे सर मरकरी रह गई, सर मरकरी, तो रुक जाओ, यहां पे रुकना है। तभी मैंने केस कराया एक्टिव इलेक्ट्रोड का, क्योंकि वहां पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया था, जो मैंने मेटल लिया है और ये जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया है दूसरा मेटल, ये दोनों सेम होते तो इसमें मैं पार्टिसिपेट यहीं करा देता। और अगर ये सेम नहीं है तो ये ओवरऑल रिएक्शन के बाद इसमें देखो क्या आने वाला, वो मैं समझाऊंगा अभी। इसी चीज को मैं समझाने के लिए बताया आपको। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन पहले देखो SRP और SOP अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे बताओ मेरे को कौन सी रिएक्शन रिडक्शन किसका, इसमें से कौन सी डिस्चार्ज पहले होगी। यहाँ पे SRP माइनस का 2.71, यहाँ पे माइनस का ये छोटा, ये पहले लेके चलेंगे, और यहाँ पे देखेंगे SOP में ये है और ये आपकी छोटी, तो ये लेके चलेंगे। अब आप खुद ही देखें, अब आप खुद ही देखें कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे माइनस का 2.71 है माइनस का, यहाँ माइनस का वैल्यू छोटी तो ये पहले हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे SOP माइनस का 1.36, यहाँ माइनस का 1.23 है, ये छोटा है। दोनों जगह वाटर का केस आ रहा है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे में होगा 2 2 या 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, T 2 2 या 4 वाटर, और ये 2 6H2O हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2H2 और प्लस का 4OH माइनस, और यहाँ पे क्या बचा O2 और 4 हाइड्रोजन। ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 2 2 या 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2 2 या 4 वाटर इधर है और 2 वाटर ये 6 हो गया। तो आप देख रहे हो आपके पास क्या आ गई ओवरऑल रिएक्शन। इसी चीज को ध्यान दें
सॉरी, यहां पे अपने पास एक तो इवॉल्व हो रही है H2 गैस, तो वो पूछ सकता है H2 गैस कहाँ इवॉल्व हो रही, तो आप बोलोगे H2 गैस, आप क्या बोलोगे हेयर क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेज। देखो ये प्रोड्यूस हो रहा है और OH माइनस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो POH कैसी होगी, डिक्रीज, और POH डिक्रीज होगी तो pH कैसी होगी, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा हुआ, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन बिकम्स। पहली बात तो यहां एक चीज और देखें, यहां पे OH इंक्रीज हो रहा है पर H भी तो कंसंट्रेशन H भी तो इंक्रीज हो रहा है, यहां देखें यहीं फंस गए। अब होता क्या, जितना OH इसमें है उतना ही H है, तो सबसे पहली बात जितने रेट से आपकी कंसंट्रेशन ये इंक्रीज हो रही उसी रेट से आपकी कंसंट्रेशन ये इंक्रीज हो रही। इसका मतलब आप समझ गए कि जो सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। सर ऐसा कैसे बेटा, यहां पे H आयन किसकी प्रेजेंस बता रहा है, एसिड की, और OH माइनस किसकी प्रेजेंस बता रहा है, बेसिक की, और दोनों सेम अमाउंट में, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होने की रेट है वो दोनों की इक्वल है, तो वाटर न्यूट्रल होता है। एक्चुअली वाटर के पास OH भी है, H भी है, दोनों इसमें मिल रहे हैं आपको आयन, तो सॉल्यूशन कैसा हुआ, न्यूट्रल। पर बात आई कि यहां पे ये पूछ सकता है H2 गैस इज इवॉल्व एट, H2 कहां इवॉल्व हो रही, देखें कि एट कैथोड, while O2 इवॉल्व एट एनोड। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और एक चीज है जिस वजह से मैंने इसको था, सर मरकरी का रोल क्या है। अब पहले अगर ये चीजें दोनों में देखा मैंने, यहाँ पे 0.83 है, दोनों में ये चीज आपको ओवरऑल रिएक्शन मिली, तो सर इनका क्या, इस Hg का क्या यहाँ पे रोल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड की जगह मैं एक बार NaCl सॉल्यूशन लेके चलता और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलता, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसा होता, नॉन एक्टिव होता, उसको पार्टिसिपेट करता नहीं केमिकल रिएक्शन में। तो इंस्टेड बने व्हेन द क्या यूज किया, व्हेन मरकरी इलेक्ट्रोड इज यूज इंस्टेड ऑफ प्लेटिनम, मैं प्लेटिनम की बजाय क्या यूज कर लूं, मरकरी, तो क्या होगा आप समझो। ये डिस्चार्ज होने के बाद पहले ये डिस्चार्ज होगा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था जिसकी SRP या SOP वैल्यू ज्यादा होती है विल डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड और एनोड व्हाटएवर। पर बात ये कि अब जो बकाया वो भी तो उसके बाद होगी, तो होगा यूं, when HG electrodes are used instead, अब किसके बजाय हम यूज कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ प्लेटिनम। नॉर्मल प्लेटिनम लेके चलते नॉन एक्टिव होता, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पर यहां तो एक्टिव लेके चले, इंस्टीड प्लेटिनम की बजाय हम Hg इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉमा सोडियम आयन, जो सोडियम आयन जो अब डिस्चार्ज होगा, जो कहां पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड पर, जो कैथोड पर जाके जो अब डिपॉजिट होगा आफ्टर द वाटर, ठीक है, तो सोडियम आयन गेट्स क्या होंगे, किस पर है, कैथोड पर, तो रिडक्शन होगा, तो सोडियम आयन गेट्स डिपॉजिट, किस पर डिपॉजिट होंगे, गेट्स डिपॉजिट एट कैथोड, कैसे, किस पर होंगे, डिपॉजिटेड एट कैथोड, विच फर्दर रिएक्ट विद क्या यूज किया, मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। कैसे, अब जो डिस्चार्ज हुआ सोडियम आयन, ठीक है, वो सोडियम आयन जो डिस्चार्ज हुआ था कैथोड पर, जो सोडियम आयन डिस्चार्ज हुआ था कैथोड पर, ये आपका डिस्चार्ज हुआ था कैथोड पर, तो यहाँ सोडियम सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्म में आ गया था, ये एक्वस था। तो ये जो सोडियम सॉलिड है, ये मरकरी, ये भी मेटल होती सॉलिड फेज में, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaHg, दिस इज सोडियम अमलगम, और ये भी कैसा होता है, दिस इज सोडियम अमलगम। तो क्या यहां पे मरकरी दिखा रहा है, तो अगर मैं नॉन एक्टिव लेता तो क्या और एक्टिव लिया तो क्या,
तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कब कौन सा सोल्यूशन, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, कौन सी गैस कहाँ इवॉल्व होती है, कौन सा मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन बनते हैं और सॉल्यूशन बिकम्स क्या, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या जरूरी है कि वो वहीं पे पार्टिसिपेट कर जाए, ठीक है। Hg ऐसा हुआ तो ये क्या करता है, कैसे रोल है इसका इस अपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। तो जितने केस आपके बन सकते थे अब आप घर पे यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने एक होमवर्क दे दूं मैं आपको कि एक्वा सॉल्यूशन, ये आपका होमवर्क है, या मान लो मैं यहां दे देता हूं एक्वा सॉल्यूशन, आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब आप ध्यान रखना, आपको ये होमवर्क में मैंने दिया, ठीक है ना, इनमें जितना आप सॉल्व कर सकें इसे सॉल्व करिएगा। बाद बाकी आप अगर स्पार्टन लर्निंग मीडिया आपके पास ऐप जो कि है अपने पास, जो कुछ बच्चे उस पर ज्वाइन कर चुके हैं हमें, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाद बाकी आप इस क्वेश्चन को अगर कर लें और उसके साथ साथ अगर आप और क्वेश्चंस को करना चाहें तो आप NCERT की बुक निकालें और एक्सरसाइज में लास्ट के क्वेश्चंस की ओर जाएंगे तो आपको 4 पार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, आप उनको घर पे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए और स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।